व्हाई डू पीपल गेट स्कैर्ड मार्केट के अंदर पैसा लगाएं या फिर हम स्टॉक्स में जाएं? देखो, डर हम किस चीज़ से होता है? जो चीज़ हमें समझ नहीं आती है। बहुत बच्चों को मैथ से डर होता है, डरावने बच्चों को लगते हैं। तो वो कब तक लगते हैं जब चीज़ें उन्हें समझ नहीं आती। द मोमेंट उन लोगों को चीज़ें समझ आने लगती है, फिर कहते हैं यार इससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं। सेम गोज विद स्टॉक मार्केट। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो डोंट गो। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आज हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है लक्ष्य जैन, who is a profound professional trader with backing education and 10 plus years of experience. He is co-founder of ICFM, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर स्किल बेस्ड ट्रेडिंग सिखाई जाती है ताकि you know what to buy, when to buy, how much to buy and when to exit. And the pro tip would be how new investors can survive among big sharks. हमारे इंडिया में क्या है कि हमने दोस्त से सुन लिया या क्विक मनी बनानी है, तो ये जो अर्ली ग्रूमिंग है इसको अगर हम सही कर पाए तो हम एक जनरेशन है उसको एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं, और जो स्किल का गैप है उस गैप को हम लोग भर सकते हैं। एंड दैट कैन बी अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कि आप MBA के फाइनेंस बच्चे को उठा लीजिए, इंटर्नशिप्स के लिए बच्चे आते हैं MBA फाइनेंस के, दे डोंट नो कि भाई सेबी की फुल फॉर्म क्या है, निफ्टी क्या है। अगर इस तरह का बच्चा स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री में जाएगा तो सबसे पहले तो वो कंपनी की रिसोर्सेज लगेंगे इस बच्चे को ट्रेन करने के लिए, सैलरी देगा उसे ट्रेन करने के लिए। तो व्हाई वी आर नॉट प्रिपेयरिंग सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। और सेबी का डेटा कहता है कि 90% ट्रेडर्स आर लूजर्स। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़रूरी है अपनी गलतियों को समझना। कोई भी स्किल बेस्ड इंडस्ट्री में जाओगे आप पहले सीखते हो चीज़ें, पर स्टॉक मार्केट में आपकी गलतियां आपको सिखाती हैं। अगर आप गलतियां नहीं कर रहे हो स्टॉक मार्केट में एज अ बिगिनर तो मतलब कुछ गड़बड़ है। प्रॉफिट्स शुड बी रीजनेबल। अगर गलती से प्रॉफिट आ गया दैट इज़ वेरी Alright, ladies and gentlemen, this is a Pod with Nick and I welcome you to the yet another episode. I have Lakshya Jain with me. So he made an institute जहाँ पर ना आप ये चीज़ सीख सकते हो. And I never thought कि there would be something like this. तो इसको हम थोड़ा स्क्रैच करेंगे. I have Lakshya in the house. Welcome. थैंक यू निखिल जी। यार आप पहले मुझे जब आप वॉक इन करके ना, यू आर द फर्स्ट पर्सन इन माई होल एपिसोड्स। हम 75, 76, 76th एपिसोड शायद हम शूट कर रहे हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन इन माई होल 76 एपिसोड्स जो मुझसे लंबे हैं। यू आर 6'1", right? 6'1", 6'2". 6'2". I'm 6, exact 6. So और तुम वेजिटेरियन भी हो? वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। दैट हाइट समटाइम्स बिकम अ हर्डल दिल्ली जैसी सिटी में, ऐसा जहाँ कुछ नहीं है यार। पे छोटी रूफ्स होती है। नहीं, आई कैन नॉट लिफ्ट माय हैंड्स प्रॉपर्ली। थोड़ा पंखे के ध्यान रखना होता है। नहीं तो मैं फिर अगर घर की fan सफाइयाँ करती हैं, सफाइयाँ करने का मौका मिलता है। जैन साहब इन दी हाउस, कैन आई कॉल यू जैन साहब? हाँ, डेफिनेटली। परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट स्पेस। सर मुझे ना एक चीज़, मैं सारी चीज़ें एक तरफ, पूरा स्टॉक मार्केट, पैसा लगाना ये एक तरफ, एक ना सबसे पहले मैं क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि व्हाई डू पीपल गेट स्कैर्ड और कि हम मार्केट के अंदर पैसा लगाएं या फिर हम स्टॉक्स में जाएं भी। ठीक है, मुझे ना एक वो लगता है डर सा। व्हाई इज इट, ये स्कैरी पार्ट है क्यों ऐसा? मतलब इसको इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया गया है? आप यू माइट बी यू आर हियर फॉर 10 years plus, राइट, इन दिस इंडस्ट्री। तो इफ आई पुट दिस इन अ वेरी वेरी सीधा क्वेश्चन, व्हाई इज इट मेड टू लुक दैट कॉम्प्लेक्स? देखो, डर हम किस चीज़ से होता है? जो चीज़ हमें समझ नहीं आती है। सबसे पहले तो ये देखो, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमें समझ आ जाती है, मैं अगर स्टडीज़ की भी बात करूं, अगर बहुत बच्चों को मैथ से डर होता है या कोई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत डरावने बच्चों को लगते हैं, तो वो कब तक लगते हैं जब चीज़ें उन्हें समझ नहीं आती। द मोमेंट उन लोगों को चीज़ें समझ आने लगती है, फिर कहते हैं यार इससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं। सेम गोज विद स्टॉक मार्केट। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो डोंट गो। ओके, आपको किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है, आपको किसी एडवाइज़र ने नहीं कहा है कि भाई इक्विटी ले लो या फलाना स्टॉक ले लो, अनलेस आपको खुद समझ नहीं आ रहा। पहले आप खुद समझो। अगर आप खुद समझ के कॉन्फिडेंस जनरेट कर पा रहे हो, जैसे हमारे भाई बड़े बुजुर्ग कहते थे यार सोने में पैसा लगाओ, गोल्ड में लगाओ, रियल स्टेट में लगाओ, तो उसमें आप क्यों मतलब आपके बड़े बुजुर्ग क्यों उसमें कंफर्टेबल फील करते थे? इट वाज एन इजी मैथ्स। उनको समझ आता था वो कि भाई गोल्ड एक मेरा लॉकर में एक मेरे को दिख रहा है, फिजिकल चीज़ है। रियल स्टेट में मेरे को एक प्लॉट दिख रहा है तो एक फिजिकल है, इसके रेट्स बढ़ेंगे, यहाँ से हाईवे निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, राइट। वो चीज़ समझ आती थी। तो
जब तक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, जब तक आपको डर लगेगा। अगर आपको एक बारी चीज़ समझ में आ गई, अब जैसे नए नए इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट्स आए हैं, क्रिप्टो आया है, बाइनरी ऑप्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मत जाओ ना यार, किसने बोला जाने के लिए? पहले चीज़ों को समझो। आपको अगर इक्विटी में चीज़ें नहीं समझ आ रही तो मत डालो अपना पैसा। पहले चीज़ों को समझो। इक्विटी में इन्वेस्ट करके क्या करोगे, क्या गोल है आपका? भाई इक्विटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, कंपनी की ओनरशिप लेना चाहते हो, कंपनी के ग्रोथ पे आपको बिलीव है, कुछ तो रीज़न होगा ना, राइट। या तो आप बस इस एक वहम में हो कि यार मेरे फलाना दोस्त ने 20% कमा लिया, 40% कमा लिया, मैं भी इतना कमा लूँगा, तो फिर तो ये वहम है आपका। चीज़ें समझ नहीं आ रही तो मत जाओ। इस पे फॉलो अप पूछ सकता हूँ ना? ठीक है। लक्ष्य, मुझे ना एक चीज़ समझाना कि स्टॉक मार्केट के अंदर फुल एज अ फुल प्रोफेशन आना, उसको ना अभी साइड हसल देखा जाता है। जैसे मेरे ऑफिस में आता हूँ मैं, आईटी में लोग काम कर रहे हैं, तो साइड पे ना एक मोबाइल या फिर आईपैड खोल के ना उस पर देख रहे होंगे, तो वो कह रहे हैं यार ये तो मैनेज हो जाता है ना साइड से। एंड देयर आर पीपल हु आर 100% इनटू इट। तो अभी तक लोगों की ना वो एक आइडियोलॉजी, वो वायर ही नहीं जुड़ी है कि यार कैन स्टॉक मार्केट बी 100% प्रोफेशन? देखो, आप ही ने अपने क्वेश्चन का जवाब दिया मोबाइल्स, ठीक है। तो मोबाइल ने ना मतलब स्टॉक मार्केट को ऐसा बना दिया कि यार बाय सेल ही तो है। अल्टीमेटली क्या है भाई स्टॉक मार्केट्स में? बाय करना है, सेल करना है, जो चीज़ें आप मोबाइल से कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से चीज़ें एक्सेसिबल हो गई बहुत ज़्यादा। पर अगर आप किसी प्रोफेशनल पर्सन की बात करो तो ही डोंट यूज़ मोबाइल फॉर ट्रेडिंग। ओके। मोबाइल आप रख सकते हो भाई, कोई आपने कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना है, उसमें आप कोई बाय कर रहे हो चीज़ को, या उसका कोई रेट्स वगैरह देख रहे हो, या थोड़ा बहुत एनालिसिस के लिए कर रहे हो। जब से आपके हाथ में ये मोबाइल आया है ना, तो मोबाइल ही एक आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि मोबाइल की वजह से ये चीज़ एक साइड हसल हो गई है। भाई कोई चीज़ मेरी जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम पे होती थी, एक सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स होते थे जो कि आज भी हैं, पर जब से ये मोबाइल एंड्रॉयड्स का ज़माना है, एप्पल का ज़माना है, लोग इसे बहुत बहुत ईजी समझ रहे हैं, और दैट इज़ गिविंग राइज टू दी मैनी स्कैम्स। भाई आपका डेटा लीक हो रहा है, ये हो रहा है, और लक्ष्य, आप ये व्हाट डू यू सजेस्ट कि वन शुड गो थ्रू दीज एप्लीकेशंस? जो एप्लीकेशंस बनी होती हैं बाय सेल के लिए, दीज आर फाइन, बट हाउ डू यू सजेस्ट फॉर पीपल टू ट्रेड? देखिए, अगर आपको प्रोफेशनली ट्रेड करना है तो यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मोबाइल्स। ओके। मतलब मोबाइल में आई डोंट नो कि आप को जब आप ट्रेड करते हैं यू नीड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप एक छोटी सी स्क्रीन में हाउ कैन यू गेट दीज मैनी इन्फॉर्मेशंस? मोबाइल्स, आप समझे ना इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि व्हाट स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री वांट्स कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा बंदे आए और ट्रेड करें। तो वो कब पॉसिबल होगा? जब उनके पास एक्सेसिबिलिटी होगी, राइट। अब उनको इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि आपका प्रॉफिट्स हो या लॉस हो। दे जनरेट दी ब्रोकरेज, दे गवर्नमेंट गेट दी चार्जेस, गवर्नमेंट गेट योर टैक्सेस। आप अगर कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे डजेंट मैटर, गवर्नमेंट के पास चार्जेस के रूप में, टैक्सेस के रूप में वो चीज़ें जाएंगी, जीएसटी के रूप में, एसटीटी के रूप में। ब्रोकर्स के पास ब्रोकरेज जाएगी। तो अगर सही में आप एज अ प्रोफेशनल किसी चीज़ को देख रहे हैं तो यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन सोलली ऑन मोबाइल ऐप्स। हाउ डू यू ट्रेड? आई ट्रेड ओनली ऑन डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स। मोबाइल्स में उस सिचुएशन में कि कोई पोजीशन है तो मैंने बस उसका एक रिव्यू देख लिया, जस्ट टू चेक एग्जैक्टली, जस्ट टू चेक, बट आई डोंट टेक डिसीजंस ऑन मोबाइल्स। मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्य, जो हमारा पैटर्न ऑफ इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट है ना, वो बहुत ही लूज है। मैं बताता हूँ, मैं कैसे इंट्रोड्यूस हुआ कि दो दोस्त शाम को शराब पे बैठे हैं, और दिस इज़ दी मुंबई दिल्ली का पैटर्न है ये। दो लोग शराब पे बैठे हैं, कॉफ़ी पे बैठे हैं, खाने पे बैठे हैं, और वो कहेगा भाई मैंने इतने पैसे कमा लिए। अच्छा यार, बस ऐसे ही हुआ? कह रहा सुबह खरीदा शाम को बेचा। वो कहेगा मैं भी करता हूँ यार। एंड दिस इज हाउ यू गेट इंट्रोड्यूस्ड। दैट इज लालच। हाँ, दैट इज लालच। लालच ही है जिसकी वजह से लोग आते हैं।
कि मैं इट्स अ फास्ट मनी, हाँ इट्स अ फास्ट मनी, ठीक है, और कम मेहनत है, क्लिक्स हैं, तो लोग कह रहे यार ये तो कर लेंगे। मेरे मदर जब करते थे, डैड करते थे, उनके टाइम पे फ़ोन कॉल होती थी, किसी को बोलना था कि ये बेच दो, ये खरीद दो, तो उसकी परसेंटेज अलग जाती थी बीच में। डू यू थिंक दिस कैन बी इंडियाज नेक्स्ट एजुकेशन पॉइंट, कि तुम इसको इन द अर्ली एज ऑफ एजुकेशन समझा सकते हो? देखो यही रीज़न था। हमारे जो मेन फाउंडर हैं श्री सर, सो व्हाट हिज विजन वाज कि ही विजिटेड मैनी कंट्रीज, वो चाइना, यूएस और काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ का जब उन्होंने कल्चर देखा कि यार यहाँ जो बच्चे की जो ग्रूमिंग हो रही है दैट इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग लेवल, उसको प्रैक्टिस की वैल्यू पता है वहाँ। और हमारे इंडिया में क्या है कि हमने दोस्त से सुन लिया या क्विक मनी बनानी है, तो ये जो अर्ली ग्रूमिंग है इसको अगर हम सही कर पाएँ सो हम एक जो जनरेशन है उसको एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं, और जो स्किल का गैप है उस गैप को हम लोग भर सकते हैं, एंड दैट कैन बी अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओके, सो बच्चे की साइकोलॉजी को चेंज करना कि भाई दिस इज़ नॉट अ क्विक मनी। आप एक तो सोशल वर्क कर रहे हो, दैट यू आर सेविंग अ किड और यू आर सेविंग अ पर्सन फ्रॉम बर्निंग हिज हार्ड अर्न मनी, एट द सेम टाइम यू आर फुलफिलिंग कि इंडस्ट्री में जो स्किल्स का गैप है, भाई इंडस्ट्री में कोई बच्चा, जब आप आज के टाइम में ऐसी हालत है कॉलेजेस डिग्री प्रोग्राम की कि आप MBA के फाइनेंस बच्चे को उठा लीजिए, मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, मेरे पास इंटर्नशिप्स के लिए बच्चे आते हैं MBA फाइनेंस के, तो दे डोंट नो कि भाई सेबी की फुल फॉर्म क्या है, निफ्टी क्या है। तो ये बच्चा, अगर इस तरह का बच्चा मेरी इंडस्ट्री में जाएगा, स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री में जाएगा, तो सबसे पहले तो वो कंपनी की रिसोर्सेज लगेंगे इस बच्चे को ट्रेन करने के लिए, सैलरी देगा उसे ट्रेन करने के लिए। तो वाई वी आर नॉट प्रिपेयरिंग सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। और सेबी हर साल अपना डेटा लेके आता है, वो कहता है कि इतने % लूज़र्स हैं, इतने % लूज़र्स हैं। वाई वी आर नॉट फिलिंग दैट गैप? हम लोग वो लूज़र्स की परसेंटेज कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज हमारे पास एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं है, वी आर लैकिंग दैट प्रोसेस। सो दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ स्टार्टिंग दिस बिजनेस, जहाँ पे हम किसी टिप्स की बात ना करें, हम किसी स्ट्रेटेजी की बात ना करें कि ये आप फलाना स्टॉक खरीद लो अगेन, क्योंकि हम इस चीज़ की जैसी बात करते हैं तो वी आर encouraging people to earn quick bucks, right? and ultimately हम लोग उनको लालच की तरफ फिर से लेके जा रहे हैं। बट वो लालच वाली साइकोलॉजी को हटा के हम जब उनकी रियलिस्टिक साइकोलॉजी पे ले जाएं तो दैट कैन बी अ बिजनेस आइडिया। पहले मुझे बताओ व्हाट इज F&O? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म F&O। अच्छा, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर ट्रेडिंग? सी, इक्विटी, दो सेगमेंट्स होते हैं बेसिकली मार्केट्स के। एक होता है इक्विटी, जिसे बोला जाता है कैश सेगमेंट या इक्विटी सेगमेंट्स, और एक होता है डेरिवेटिव सेगमेंट्स, जिसके अंडर आते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सो इक्विटी जनरली माना जाता है जो लोग इन्वेस्टर्स कैटेगरी के होते हैं, जिनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है, शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, एक्चुअल ओनरशिप लेनी है कंपनी की शेयर्स में इन्वेस्ट करके। और F&O मार्केट को लाने का मकसद था कि इक्विटी मार्केट के रिस्क को डाइवर्सिफाई करना। अब इक्विटी में आपने शेयर खरीद लिया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना वो ऊपर ही जाए। तो साइमल्टेनियसली अगर आप उसी शेयर को कहीं और बेच भी सको तो आप एक तरह से आपने हेजिंग कर दी, ठीक है, आपने कोई चीज़ बाय करी और साइमल्टेनियसली आपने उसको कहीं और जाके बेच भी दिया, तो आपने अपना जो प्रॉफिट है एक तरह से वो लॉक कर लिया। हाँ, लेकिन आप साइमल्टेनियसली उस कंपनी के ओनर भी बने रहे, क्योंकि आपके पास इक्विटी में होल्डिंग है। आपने यार फ्यूचर्स में उसका कॉन्ट्रैक्ट बेचा, उसको शेयर को नहीं बेचा। फ्यूचर्स में शेयर्स ट्रेड नहीं होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में शेयर्स ट्रेड नहीं होते, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं। ओके, एक मेरा रिलायंस का शेयर हो गया, इक्विटी मार्केट में ट्रेड होगा, और उसका कॉन्ट्रैक्ट मेरा ट्रेड होगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में। ओके, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में मुझे कोई ओनरशिप नहीं मिलेगी। कैन एनीवन टेक अ लोन ऑन F&O?
लोन आई मीन जैसे इक्विटी में आप एज अ सिक्योरिटीज का लोन लेते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट? हाँ जी। नहीं, लोन नहीं मिलता यार मेरे को आप थोड़ा सा मतलब दिस इज मे बी अ साइड क्वेश्चन. आई वाज रीडिंग जब टेस्ला बॉट ट्विटर एक्स फॉर 19 बिलियन, ठीक है, और मोर आई गेस, शायद नंबर कुछ भी हो, लेकिन ही केप्ट हिज शेयर्स एज अ सिक्योरिटी व्हेन ही गॉट दैट मनी. तो वो तो शेयर वो आप जो करते हो वो इक्विटी में करते हो, प्लेजिंग बोलते हैं उसे. तो बेसिकली योर मुझे ऐसा लगा दैट वाज लाइक कन्वीनियंस. हाँ, इक्विटी एज अ एसेट, इक्विटी को आप यूज करते हो एज अ एसेट. तो जब आपने एज अ एसेट बना लिया तो उस एसेट को आप प्लेज कर सकते हो. अच्छा. बट F&O को आप प्लेज नहीं कर सकते, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. वो अभी आगे मैं डिस्कस करूँगा कि आप अपनी प्लेज चीज़ों से कैसे F&O में पोजीशन बना सकते हो. ओके, ठीक है. मतलब आपने इक्विटी से कैश अनलॉक कर लिया, इक्विटी को प्लेज करके कैश अनलॉक कर लिया, राइट. और उस कैश को आपने अगर लिक्विड फंड्स या ऐसी जगह इन्वेस्ट करा जिसके अगेंस्ट आपको मार्जिन मिल गया, उस मार्जिन से आपने फिर से फ्यूचर खरीद लिया. ये तो लूप बन गया. हाँ. इस तरह से आप जो रिटर्न्स हैं वो अपने इंक्रीज कर सकते हैं इन अ वेरी रियलिस्टिक वे. गुड यार, दिस इज अच्छा. वाई आई रेज द क्वेश्चन ऑन F&O बिकॉज कोई कहीं पे मैंने कुछ सुना था कि सेबी वांटेड टू इंट्रोड्यूस कि ना एक एग्जाम होना चाहिए इवन फॉर ट्रेडर्स, कि बेसिक एजुकेशन का एग्जाम होना चाहिए, तभी वो ट्रेडिंग कर पाएंगे. तो डू यू बाय दिस कि ऐसा एग्जाम हो तो बेटर है? बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निखिल जी. अभी जो स्ट्रक्चर चल रहा है हमारे इंडिया में, तो ट्रेडर्स जो मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो किसी फर्म में काम करते हैं, जो किसी ब्रोकरेज फर्म में काम करते हैं, उनके लिए अगर उन्हें F&O में काम करना है तो उनको एग्ज़ाम देना ज़रूरी है. NISM का एग्ज़ाम होता है सीरीज़ 8. हम लोगों ने उस पर एक कंप्लीट सीरीज़ भी बनाई हुई है यूट्यूब पे, फ्री हम लोगों ने सीरीज़ डाली हुई है जिसमें पूरे चैप्टर वाइज हम लोगों ने प्रिपरेशन कराई हुई है. helps people crack that exam. Yes, फ्री में हम लोगों ने पूरी सीरीज़ बनाई हुई है उसकी पूरी एग्ज़ाम की. एंड वी वर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स, क्योंकि हम लोगों के बार बार ही इंडस्ट्री से रिक्वायरमेंट आ रही थी कि यार बच्चे को F&O क्लियर, ये एग्ज़ाम क्लियर करा दो. सो एज अ सोशल इनिशिएटिव हम लोगों ने पूरी चैप्टर वाइज वीडियो बना के पूरी अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्लियर दैट एग्ज़ाम्स. उसमें साथ में हम लोगों ने MCQs भी डिस्कस करें. अराउंड 10 चैप्टर्स की सीरीज़ है वो. सो F&O में एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है निखिल जी? क्योंकि F&O इज़ अ वेरी सेंसिटिव प्रोडक्ट. मतलब अगर आपको सही से नहीं पता ना F&O, सो वॉरेन बफे ने कहा था इट्स अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. सो F&O में क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी पोजीशन है किस तरफ. इक्विटी में आपको पता है कि आपने शेयर बाय करे हैं तो आप बायर हो, अब ये प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा. और F&O में आप ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं एक्चुअली बायर हूँ या सेलर हूँ. ओके. F&O allow that kind of strategies. तो F&O is more a strategy driven market. तो अगर आपको F&O की पहले समझ है जब भी आप F&O में जाओ, नहीं तो डू इट इन एक्विटीज़ में भी ट्रेडर्स काम करते हैं, जिनको बहुत ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको F&O की समझ नहीं है एंड दे आर अर्निंग वेरी वेल इन एक्विटीज़. वो कहते हैं कि यार मैं इंट्राडे काम करूँगा इक्विटी में, वही सुबह माल खरीदा, शाम को 3:30 से पहले बेचा, मैं अपना खुश हूँ, मुझे F&O समझ नहीं आता, मैं इसी में रिटर्न बना रहा हूँ. And it is fine. Yeah, it is fine. It's totally fine. It's like I'd go back to the first question. मुझे क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मुझे डर रहा है. तो मत करो ना यार. समझ आ रहा है तो करो. किसने बोला आपको नहीं वो आ रहा? समझो. नहीं समझने के बाद भी नहीं समझ आ रहा, इट्स नॉट योर टेस्ट. आप ये देखिए, स्टॉक मार्केट में हर तरह की स्पेशलाइजेशंस है. आप एक ट्रेडर हर चीज़ को ट्रेड नहीं कर सकता. एक ट्रेडर अगर F&O ट्रेड कर रहा है, वो F&O में एक्सपर्ट है, उसका दिमाग नहीं जाएगा इक्विटी की तरफ. एक ट्रेडर अगर इक्विटी में ट्रेड कर रहा है, वो F&O की तरफ सोचेगा नहीं. एक ट्रेडर अगर कमोडिटी में ट्रेड कर रहा है, उसको इक्विटी से कोई मतलब ही नहीं. तो हर ट्रेडर की अपनी अपनी एक लाइन हो जाती है. इवन स्ट्रेटेजी वाइज लाइन हो जाती है कि यार मैं तो F&O में यही स्ट्रेटेजी करूँगा, मुझे इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी जमती ही नहीं. ओके. I want to know the story. आप how did you guys meet up and ये आइडिया कहाँ से उठा कि हम ICFM खोलेंगे? At that time FMM एक स्ट्रीम आई थी, फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट.
ओके 12th में 11th-12th में एक स्ट्रीम आई थी, कॉमर्स के जैसी स्ट्रीम होती है FMM। तो अभी नहीं है ये? अभी है, पर देयर आर नो वन टू टीच, ऐसा कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है। द आयरनी इज़ दिस, CBSE ने लॉन्च किया हुआ है बट स्कूल्स में नहीं है, क्योंकि टीचर्स ट्रेंड नहीं है, टीचर्स नहीं है इस उसके, तो टीचर्स नहीं है तो स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कोई इनिशिएटिव लेने वाला है नहीं। सो ये स्ट्रीम जो है इट्स काइंड ऑफ अ ठंडे बस्ते में गई हुई है, बट इट इज़ देयर। बट अगर ये चीज़ चले तो दिस गोना बी द बेस्ट थिंग। दिस इज़ द बेस्ट थिंग, अगर इसको सही तरीके से ऊपर लेके जाया जाए। दिस कैन बी अ गेम सेवर, दिस कैन बी अ गेम चेंजर। मतलब यूथ की जो एक मेंटालिटी है वो अगर हम 11th से ही उसको इस तरह की नॉलेज देने लगते हैं तो दैट कैन गिव अ वेरी गुड रिजल्ट्स इन द लॉन्गर टर्म। सो 2010 में ये स्ट्रीम आई थी, 2010 में ही इस स्ट्रीम के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने डिग्रीज लॉन्च करी थी। फॉर्चुनेटली 2010 में आई स्टार्टेड माई ग्रेजुएशन, तो उस दौरान मैंने डिग्री ली, तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से मैंने इसमें स्पेशलाइजेशन किया। देन अराउंड 2016 to 17 जब हम लोगों ने बहुत सर्च आउट करा कि क्या अभी भी ऐसी कोई जगह है जहाँ पे बच्चा जा सके, जहाँ पे बच्चा प्रैक्टिस कर सके स्टॉक मार्केट की। पढ़ाने वाले तो हो रहे थे, पढ़ाने वाले दिख रहे थे कि भाई एक नॉर्मल 1-to-1 किसी ने पढ़ा दिया कि हाँ देखो मेरे साथ बैठ जाओ तो सीख जाओगे, ऐसे कर जाओ, पर एक प्रॉपर प्लेस नहीं था जहाँ पे उसको एनवायरनमेंट मिल सके, जहाँ पे उसकी वो साइकोलॉजी डेवलप हो सके। बच्चे की प्रॉपर शुरू से लेके एंड तक साइकोलॉजी डेवलप करना ज़रूरी था इस पूरे गेम को समझने के लिए, तो वो जगह हम लोगों को नहीं मिली। फिर समझ आया कि इंडस्ट्री की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है ये जगह को फुलफ़िल करना, क्योंकि इंडस्ट्री बच्चे को हायर कर रही है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने उसे सैलरी दे रही है और अल्टीमेटली फिर उसमें से रिजल्ट्स वो निकाल नहीं पा रहे हैं। तो फिर आया कि यार 2016-17 के आसपास हमने स्टॉक मार्केट के कोर्सेज़ की शुरुआत करी। ओके तो पहले एक छोटे लेवल पे शुरुआत करी, फिर उसके रिजल्ट्स के बाद हम लोगों ने अपने फ्लैगशिप्स प्रोग्राम यूज़ करे, जहाँ पे हम लोगों बच्चे को 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक पूरा बिठाते हैं। जनरली क्या चल रहा था मार्केट में कि 1 से 2 घंटे की क्लासेस होती थी। बच्चा कहीं जाता था, किसी मेंटर के साथ बैठता था, 1 घंटा उसने पढ़ा दिया, 2 घंटा पढ़ा दिया, अब जा भी तू अपना काम मैं अपना काम। हमने कहा यार इस चीज़ को चेंज करना है कि यार 2 घंटा उसने पढ़ तो लिया, अब वो अप्लाई कहाँ करे, अब तो तुमने उसको फिर अपने भरोसे छोड़ दिया। उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए हमने लॉन्च करा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम, जहाँ पे 2 घंटा बच्चा जो पढ़ता था उसको 9 बजे से 3:30 बजे तक वो अप्लाई भी कर पा रहा था। ओके प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें अप्लाई कर रहा था, उसके साथ मेंटर था, उसको कोई दिक्कत आ रही थी तो वो साथ की साथ रिजॉल्व हो रही थी। इट्स लाइक अ डेमो एनवायरनमेंट जिस पे वो कर रहा हाँ, पर इसमें क्या है ना कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़रूरी है अपनी गलतियों को समझना। आप कोई भी स्किल बेस्ड इंडस्ट्री में जाओगे तो मतलब आप पहले सीखते हो चीज़ें, पर स्टॉक मार्केट में आपकी गलतियां आपको सिखाती हैं। ठीक है, अगर आप गलतियां नहीं कर रहे हो स्टॉक मार्केट में एज अ बिगिनर तो मतलब कुछ गड़बड़ है। आप गलतियां करोगे और उन गलतियों को सुधारना ही आप स्किल देते हो स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले लोग सोचते हैं कि यार हम लोग जाते ही प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड अ बिगनर लक। अगर आप जाके ही पहले दूसरे ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो भी गए तो दैट इज़ अ बिगनर लक। वो होता है, सबके साथ होता है। 90% लोग जाते हैं और वो पहले दूसरे ट्रेड में प्रॉफिटेबल ज़रूर होते हैं क्योंकि मार्केट अपनी तरफ खींचता है। तो समझ जाओ दैट इज़ योर बिगनर लक। अगर आप यहाँ बह गए तो आपका सब कुछ लुटने वाला है। हम लोगों की क्या साइकोलॉजी है कि अपने लॉसेस को रोक दो। जहां आपने अपने लॉसेस को रोकना शुरू कर दिया तो वहां से आप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे। राइट 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले लॉसेस को रोको, उसके बाद ब्रेक इवन पे आओ, उसके बाद रियलिस्टिक प्रॉफिट्स को शुरू करो। प्रॉफिट्स शुड बी रीजनेबल। अगर गलती से प्रॉफिट आ गया दैट इज़ वेरी कॉस्टली। आपने सोचा कि मुझे 5 लाख पे 5,000 का प्रॉफिट आना चाहिए और गलती से 50,000 का प्रॉफिट आ गया तो वो बहुत बड़ी गलती है। दैट इज़ अ मिस्टेक दैट इज़ अ मिस्टेक, वेरी बिग मिस्टेक। वो लॉस से ज़्यादा बड़ी गलती है।
क्योंकि वो तुम्हारी प्रोजेक्शन से बाहर है। वो आपका 50,000 आ गया तो आप तैयार हो जाओ कि विद इन अ वीक आप 1 लाख देने वाले हो। दिस इज डिफरेंट साइकोलॉजी। बिल्कुल, इट्स अ टोटल गेम ऑफ साइकोलॉजी, टोटल गेम ऑफ साइकोलॉजी। गलतियों से नहीं सीख रहे हो तो फ़ायदा कौन उठाएगा? वो पर्सन जो कि गलतियों से सीखे बैठा हुआ है। ठीक है, आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। आप देख लो कि आपको किसका फ़ायदा उठाना है। आप खुद का फ़ायदा उठाना चाहते हो, किसी और का फ़ायदा बनना चाहते हो। ठीक है। मार्केट में आपका फ़ायदा उठाने वाले बहुत हैं। आपको अगर पता हो, अभी जेन स्ट्रीट का बहुत बड़ा केस आया है। आई वांट टू नो मोर अबाउट इट। जेन स्ट्रीट का 4,500 करोड़ का प्रॉफिट बाजार से वो ले गया, साइकोलॉजी बना के। इट्स अ F&O बिग स्कैम। सेबी इज इन्वेस्टिगेटिंग। सो अभी उसने अराउंड 400 करोड़ के आसपास सेबी को जमा कर दिया कि जो उसके कुछ बैंक अकाउंट में डिपॉजिट्स वगैरह थे, और सेबी ने उसको अलाउ भी किया हुआ है। द इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। उसने मार्केट को मैनिपुलेट किया था। One guy can manipulate the whole market? It's not a one guy, it's a big prop firm. It's मतलब a US based prop firm. But there is a thought of a guy behind it, right? It's through F&O. Through F&O. It is like तुम यार, this looks like कि तुम्हें कोई रन कर रहा है यार इसमें तो। बिल्कुल। You have to understand, आपके ऊपर कोई है, और अगर आप, that is why I am telling you ना कि आपके ऊपर कोई है, ये सोच लो तो जब भी आप इस बाज़ार से कुछ बना पाओगे। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, योर एवरी मूव इज़ बीइंग वॉच्ड, तो अगर आप साइकोलॉजी बैलेंस नहीं कर रहे हो तो आप उसका शिकार बनने वाले हो जो साइकोलॉजी बैलेंस करके बैठा हुआ है। मैंने ना एक इंटरनेट पे एक पूरा आई कॉल इट एक वर्ल्ड चल रहा है जो सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात करता है, और वो तुम्हें कोई टेलीग्राम चैनल पे ले आता है जहाँ पर तुम्हें टिप्स दी जाती हैं। ठीक है, और दे कॉल देमसेल्फ एज फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, और कुछ तुम्हें स्टार्ट दिखाया जाएगा, देखो मैंने इतना पैसा बनाया, मैंने इतना पैसा बनाया, एंड देयर आर पीपल बस्टिंग देम आल्सो, स्कैम कर करके कि भाई वो अपने छोटे छोटे कोर्सेज बेच के कमा रहे हैं। व्हाट डू यू लुक एट ऑल दीज थिंग्स जो टेलीग्राम पे लेके जाते हैं, तुम्हें टिप्स देते हैं कि ये खरीद लो। देखो अगेन, जब तक आप स्कैम के लिए तैयार नहीं हो, कोई आपको कैसे स्कैम मिला सकता है? ये लालच एक आप ही की एक जो इन्वेस्टर्स उसमें आ रहे हैं, ये उन्हीं का लालच है ना कि यार फलाना कॉल मेरे को मिल जाएगी। और इनफैक्ट इसी को देख के कॉल्स देना इज़ नॉट अ इलीगल थिंग। भाई आप दे सकते हो, एक टिप्स आप एडवाइजरी दे सकते हो, बट यू शुड बी अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। उसके बाद यू कैन रन दीज टाइप्स ऑफ सर्विसेज। उसका आप एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल ले सकते हो, दैट्स सेबी अलाउज, इट्स परफेक्टली फाइन। पर बिना किसी सेबी रजिस्टर्ड पर्सन के यहाँ जाना, और तो सेबी में अगर आप एक बार रजिस्टर्ड हो जाते हो निखिल जी, तो उसमें बहुत सारी रेगुलेशंस हैं कि आप अनरियलिस्टिक रिटर्न्स के प्रॉमिस नहीं कर सकते, गारंटेड रिटर्न्स के प्रॉमिस नहीं कर सकते। पर ये जो अनऑथराइज चैनल्स चलते हैं, यहाँ पे आपकी बेसिकली एक कोच होता है जो कि बहुत एनर्जेटिकली आपको बहुत कॉन्फिडेंटली ये कन्विंस कर देगा कि यार अपना घर बेच के भी इसमें पैसा लगा दो, अपना ये बेच दो, वो बेच दो, ये स्टॉक तो भाई रॉकेट की तरह उड़ने वाला है, ये उड़ने वाला है। तो वो स्टॉक उड़े ना उड़े, वो कुछ दिन बाद कोच जरूर उड़ जाता है, या तो उसे सेबी उड़ा देगी या वो खुद कहीं रफू चक्कर हो जाता है। तो जब तक आप लालच का शिकार हो, जब तक तो ऐसे लोग आएंगे और कुछ ना कुछ आपको लेके जाएंगे। अगेन, अगर आप स्किल्स पे अपनी फोकस करोगे, आप अपना साइकोलॉजिकल बैलेंस बना पाओगे, तो आपको पता होगा कि यार रियलिस्टिक रिटर्न्स क्या है। मैं कहता हूँ कि अगर आप F&O मार्केट से 12% रिटर्न निकाल पा रहे हो साल का, मतलब चार्जेस वगैरह हटा के F&O मार्केट से खाली, तो उसे हम लोग 18-19% कंसिडर करते हैं, एक कुछ और उसमें ऐड ऑन करके। तो अगर ऐसा आप कर पा रहे हो, 12% सीधा रिटर्न्स निकाल पा रहे हो F&O से, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वी नीड द पीपल लाइक यू। आपको कैपिटल की कोई कमी नहीं होने वाली। आप रियलिस्टिक रिटर्न्स के बारे में सोचो, ठीक है? आप ये मत सोचो कि यार 1 लाख पे मैं इसको 50% ग्रो कर दूं। आप 1 करोड़ की बात करो, पर उस पर रियलिस्टिक रिटर्न्स की बात करो, तो आपका ओवरऑल जो मनी वाइज रिटर्न हो गया वो बढ़ गया ना।
आप जो बात कर रहे हो ना, दैट इज़ वेरी आइडियल बात कि यार एक आदमी जो बहुत सभ्य है, उसको चीज़ों पे कंट्रोल है, ठीक है, बट टेल मी वेरी ऑनेस्टली, आपके साथ हुआ है ये कि आपका भी मन किया यार नहीं मैं इससे ईजिली मैं ज़्यादा बना सकता हूँ, डे टू डे ट्रेड में कोई कॉल मिली हो मैं इससे ज़्यादा निकाल सकता हूँ पैसा, और यू कंट्रोल्ड इट आउट? नहीं, हम लोगों के साथ नहीं हुआ, मतलब बहुत, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं हुआ निखिल जी, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं डेली बेसिस पे ओके कि यार फलाना जगह की कॉल ले ली और ये मेरा नुकसान हो गया। तो लर्निंग के देखो दो तरीके हैं, या तो खुद अपना पैसा जला दो। कोई मुझे केस बताना है ऐसा कुछ? केस में बताऊं, देखो आर्मी में थे पर्सन, ठीक है, उनकी ये कौन सी हिमालयाज़ में कौन सी रेंज है वो, JN के साइड में कहीं पोस्टिंग थी, ठीक है, तो सियाचिन की साइड कहीं उनकी पोस्टिंग थी। यहाँ अपना छुट्टियों पे आए हुए थे, अपना छुट्टियाँ लेके आए हुए थे, और मतलब बहुत हाई रैंकिंग पर्सन नहीं था, सूबेदार की रैंकिंग पे था शायद, सूबेदार या एक रैंकिंग उससे ऊपर था, ठीक है। तो आर्मी में क्या होता है कि उसका मतलब अपना खुद बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं था, तो वो सारा पैसा अपना सेव कर लेते थे, राइट, ठीक है। तो यही ऑप्शंस की लत लग गई, ठीक है भाई, फलाना किसी ने बता दिया और 10 लाख 15 लाख 20 लाख तो डूबते चले गए। तो यहाँ आए, हमारे पास आए कि भाई क्या आपके कोर्स करने से ये मैं रिकवर कर सकता हूँ? तो हमने तो बिल्कुल कह दिया कि भाई अगर ये सोच के आ रहे हो कि कोर्स करने से रिकवर कर लोगे तो ये तो मत सोचना, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस 20 के 30 लाख नहीं करोगे अगर वो साइकोलॉजी बना ली, ठीक है। तो इसीलिए हम जब यार उसके बैकग्राउंड को देखा कि यार इतनी मेहनत से उन्होंने पैसा कमाया, इट्स प्योर हार्ड अर्न्ड, हाँ, तो मतलब मन नहीं करता यार बिल्कुल भी कि कैसे आप मतलब एक कॉल्स के भरोसे आप अपनी पूरी हार्ड अर्न मनी लगा दोगे। तो हम लोग तो बहुत मतलब बिल्कुल दूर से ही नमस्कार, बहुत बहुत जो कुछ एसोसिएटेड पर्सन्स हैं भाई, जो कुछ नेटवर्क्स हैं वहाँ से कॉल्स भी आती हैं कि भाई यार तुम्हारा इंस्टीट्यूट है, कुछ टाई अप वगैरह कर लेते हैं, तो ऐसे परसेंटेज शेयरिंग पे काम कर लेंगे कि यार मैं बच्चे का पोर्टफोलियो संभालूंगा, मुझे 2 लाख 3 लाख का वो पोर्टफोलियो दे दो, उसका मैं 10% 15% रिटर्न निकाल दूंगा महीने का, उसमें शेयरिंग रख लेंगे। और फिर 4-6 महीने बाद पता चलता है कि वो बंदा फरार। दिस इज पूरा फ्रॉड यार, बहुत बहुत। सो इसीलिए जैसे आपने इनिशियली कहा था ना कि फाइनेंशियल मार्केट्स में क्यों लोगों को डर लगता है, तो वो इसीलिए लगता है क्योंकि जब उनका एक बारी पैसा चला जाता है ना, तो उनको वो रियलाइज होता है कि यार इट्स ऑल फ्रॉड। ओके, एक मुझे ना ये चीज़ जाननी है कि व्हाट इज़ डिफरेंट इन योर टीचिंग स्टैंडर्ड्स, व्हाट इज़, आप पढ़ाते कैसे हो इस चीज़ को? ये चीज़ मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता कहीं पे गूगल करके या फिर नोटबुक्स के अंदर? देखो, कहीं भी आप पढ़ तो लोगे, पर एक स्ट्रक्चर्ड तरीका जो होता है ना, मैं कहता हूँ कि बेसिक्स नहीं पता लोगों को, बिल्कुल नहीं पता बेसिक्स, ठीक है। लोग जोश में आके भाई आजकल रील्स लोग करने लगे हैं 10-11 बजे रात को, जब टाइम होता है कि किसी की वीडियो देख ली, पंप अप हो गए और अगले दिन गए। आजकल डीमेट अकाउंट खोलना एक तो इतना इजी हो गया है, पंप अप हो गए जी, मैं तो सरताज हूँ, और वही बिगनर्स लक का फिर वो शिकार हो जाते हैं। तो बेसिक्स लोग ठीक नहीं कर पाते। हम लोग सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट के, किसी भी पर्सन के बेसिक्स पे काम करते हैं। आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इक्विटीज़ से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है भाई। आप एक तो IPO का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है आजकल, सुना होगा, ठीक है, कहते हैं इजी प्रॉफिट है। हाँ, तो IPO में ऐसे, क्या आपने सोचा है कि ऐसे फैक्टर्स होते हैं कुछ जो डिसाइड करते हैं कि यार IPO की प्राइसिंग ठीक है या नहीं है?
बहुत सारे अभी केसेस हुए हैं जहाँ पे आईपीओ में लोगों को लॉसेस हुए हैं। LIC का सबसे बड़ा फेमस एग्जांपल था जिसमें खुलने के बाद भी लॉसेस हुए थे। तो अगेन हम किसी तरह की किसी को कॉल्स नहीं देते हैं कि भाई फलाना आईपीओ में पैसे लगाओ या फलाना आईपीओ में नहीं लगाओ। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑन द स्पॉट ऑफ इट पता चल जाता है कि यार ये आईपीओ चलने वाला है नहीं चलने वाला। उन फैक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, ठीक है। अब जब आप एक कोई ट्रेड कर लेते हो, ट्रेड करने के बाद आपको लगता है कि यार आपका प्रॉफिट हो गया, पर अल्टीमेटली वो आपका प्रॉफिट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप चार्जेस देते हो बाजार में, आप ब्रोकरेज देते हो, आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो। आप दो तरह के टैक्स देते हो, एक तो देते हो ट्रेडिंग के टाइम टैक्स, और जो प्रॉफिट हो जाता है प्रॉफिट पे फिर टैक्स देते हो। तो वो जो चार्जेस हैं, वो चार्जेस कितने हैं आपको, तो अल्टीमेटली आप अपना पैसा घर कितना लेके जा रहे हो। हैव यू कैलकुलेटेड ये कितने % पड़ता है जो टैक्स होता है यूजुअली? आई थिंक ये 15% की स्लैब में आता है। देखो इसमें ना आप इक्विटी की अगर बात करते हो कि चेंज हो जाता है कि इक्विटी की बात कर रहे हो F&O की बात कर रहे हो। ठीक है। तो इक्विटी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगते हैं, और शॉर्ट टर्म माने 1 साल से पहले अगर बेच देते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं। और तीसरा होता है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। ओके। इंट्राडे ट्रेडिंग में ना शॉर्ट टर्म जाता ना लॉन्ग टर्म जाता, दैट कंसिडर्स एज योर बिजनेस इनकम। क्योंकि इंट्राडे कर रहे हो आप, मतलब इन्वेस्ट नहीं कर रहे, दैट इज योर बिजनेस। तो सेम इज F&O इनकम। F&O में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, F&O इज कंसिडर्ड एज योर बिजनेस इनकम। तो उस पे जो टैक्सेशन होगा वो बिजनेस इनकम के हिसाब से होगा, और यही लोग गलती कर देते हैं। उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगा के उसका बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, फिर आगे नोटिसेस उनके पास आ जाते हैं। और F&O में अगर आप बिजनेस इनकम ले रहे हो तो आप बिजनेस एक्सपेंसेस अपने वहाँ पे लगा सकते हो। आपके ऑफिस का एक्सपेंस हो गया, आपके आने जाने के एक्सपेंस हो गए, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज योर ऑफिस एक्सपेंस। तो अब आपको ये देखना होगा कि आपका अल्टीमेटली बेनिफिट किस में है, आपका टैक्सेशन बेनिफिट्स किस में पड़ा है। क्या अगर आप इक्विटी में जा रहे हो तो इक्विटी में अगर आप जा रहे हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उसके अगेंस्ट आप एक्सपेंसेस में क्या उसमें डाल सकते हो। उसमें भी एक चीज़ है, अगर आपका लॉस हो जाता है किसी साल, हर साल तो प्रॉफिट में रहोगे नहीं, हर महीने तो रहोगे नहीं, तो लॉस को आप क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्या लॉस जो है आपका टैक्सेशन बेनिफिट आपको दे सकता है? इट आइडली शुड गिव। हाँ, इट शुड गिव, पर वो कितने साल तक? जब तक वो लॉस नहीं, एक लिमिट होती है, एक सर्टेन एक टाइम लिमिट होती है कि इतने साल तक कि आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और वो भी होता है कि शॉर्ट टर्म का लॉस है या लॉन्ग टर्म का लॉस है। तो ये चीज़ें लोगों को नहीं पता होती, वो अल्टीमेटली घुस जाते हैं बाजार में। ओके। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है निखिल जी, बाजार में जैसे मैंने कहा रिस्क, तो रिस्क के साथ सबसे बड़ी चीज़ आती है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस। ठीक है। स्टॉप लॉस एक इतना मतलब कमाल की चीज़ है, एक इतनी बेसिक चीज़ है जो कि लोग यूज़ नहीं करते। आपने कोई चीज़ खरीद के डाल दी, अब आप अगर यही सोचोगे कि यार प्रॉफिट होगा तो एक अलग चीज़ है। आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि लॉस कितना झेलोगे? तो इसीलिए ये स्टॉप लॉस बनाया है। आप कहते हो कि मैंने 1,000 रुपये के कोई स्टॉक ले लिया, 1,000 रुपये की कोई चीज़ ले ली, अब मैं इसमें अपसाइड तो देखता हूँ 100 रुपये का, लेकिन डाउन साइड भी तो देखोगे। ठीक है। डाउन साइड कितनी देखोगे? 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, जिसको ब्रेक पॉइंट आ रहा होता है। तो आप अगर सिस्टम को पहले ही बता दोगे कि भाई अगर ये प्राइस इतने से नीचे जाए तो इसको बेच देना, उसे स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका इमोशन कंट्रोल में हो जाता है, क्योंकि आपने सिस्टम को पहले ही बता दिया कि 1000 वाली चीज़ अगर 950 आ गई तो इसको बेच देना, मैं ऑर्डर नहीं लगाऊंगा, ऑटोमेटिकली बेच देना। लोग स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते हैं, स्टॉप लॉस पता नहीं होते हैं। इतने हमारे पास लोग आते हैं जो 2-2, 3-3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, कहते हैं हमें तो स्टॉप लॉस पता ही नहीं, लॉजिक ही नहीं पता। तो हमने देखा है कि बेसिक्स नहीं पता होते, बेसिक्स की वजह से लोग गलतियां करते हैं। लक्ष्य, इसका ना एक लाइव सिनारियो लेके समझते हैं कि पहले मुझे समझाओ, आपके इंस्टीट्यूट में मिनिमम किस एज का एक बच्चा आके पढ़ाई कर सकता है? What do you look at? Minimum we look at least 12th pass student.
10+2 करके आए। 10+2 करके आया। ठीक है, इफ समवन गिव्स यू 6 months ऑफ हिज लाइफ, आपके यहाँ से पढ़ाई करता है, कैन अ पर्सन इन द स्टॉक मार्केट जनरेट जनरेशनल वेल्थ? देखिए वेल्थ, उससे पहले वेल्थ को समझिए कि वेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बार बार ही काम ना करना पड़े। इट काइंड्स ऑफ अ फाइनेंशियल फ्रीडम। हाँ, वेल्थ भाई जो आपने एक्सपेंसेस कर लिए उसके बाद जो बचा दैट इज सेविंग्स, बट वेल्थ इज समथिंग जो आपको बिना कुछ करे दैट इज गिविंग यू रिटर्न्स। राइट। सो वेल्थ बनेगी कैसे? सबसे पहले आपकी सेविंग्स से बनेगी। यू मस्ट हैव द सेविंग्स। उस सेविंग्स को इन्वेस्ट अगर प्रॉपर जगह करेंगे देन ओनली यू कैन गेट अ वेल्थ। ठीक है। ट्रेडिंग इज आप उससे डेली का ब्रेड एंड बटर यू कैन अर्न, बट अल्टीमेटली उस ट्रेडिंग की इनकम को अनलेस यू आर सेविंग इट यू कैन नॉट गेट वेल्थ। सो सेविंग्स, ट्रेडिंग से आपने इनकम करी, ट्रेडिंग से यू आर जनरेटिंग द इनकम। ठीक है। बट पार्ट ऑफ दैट इनकम यू हैव टू सेव टू जनरेट द वेल्थ। अब उस सेविंग्स को आपको इक्विटी में लगाना है, गोल्ड में लगाना है, दैट शुड बी द डिसीजन। और वो डिसीजन किस पे बेस्ड होगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। अगेन, चीज़ नहीं समझ आ रही तो मत डालो पैसा, चीज़ जहाँ समझ आ रही है तो पैसा डाल दो। अब आपने 6 महीने का कोर्स कर लिया, यू आर आ ट्रेडर, यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर। अब आपको मार्केट के बारे में पता है, अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपको ये कॉल्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि भाई फलाना स्टॉक पकड़ लो 50% रिटर्न दे देगा, ये वेल्थ जनरेट कर देगा, वो वेल्थ जनरेट कर देगा। नाउ यू नो दैट व्हाट फैक्टर्स आपको क्या देखना है किसी स्टॉक में, किस तरह से ये वेल्थ जनरेट कर पा रहा है। एक मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल दूं, मतलब बहुत बेसिक चीज़ है। एक रेशो होता है मार्केट में, पीई रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। वो ये बताता है कि आप 1 रुपये की अर्निंग के लिए उस कंपनी को कितना पैसा दे रहे हो। ओके। मतलब आप उस कंपनी की 1 रुपये की अर्निंग के लिए आप उसे कितना पैसा दे सकते हो। तो ये जिस कंपनीज का एवरेज पीई से कम है तो इसका मतलब वो अभी सस्ती मिल रही है बाजार में। ओके। और एक होता है प्राइस टू बुक, वो हमें क्या बताता है कि आपकी एसेट्स की जितनी बुक वैल्यू है उसके हिसाब से आपका प्राइस कितना है। ठीक है। अब बुक वैल्यू में यहाँ पे बड़ा गेम होता है क्योंकि लोग बुक्स छेड़ते हैं। नहीं, बुक्स छेड़ना तो एक अलग चीज़ हो गया। आप जब कोई लैंड लेते हो, आप कोई जब एक रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो बुक वैल्यू एक अलग होती है और उसकी मार्केट वैल्यू एक अलग हो जाती है। तो अगर आप ऐसी कंपनीज ढूंढ पा रहे हो जहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू आपको कम मिल रही है, तो यू नो कि इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू एक कम है, इसकी आने वाले टाइम में वैल्यू ज़्यादा होगी और इस पर इतना इन्वेस्टमेंट है, इसकी मार्केट एसेट्स की वैल्यू, मार्केट वैल्यू उसकी ज़्यादा है और बुक वैल्यू कम है, तो यू आर गेटिंग इट वेरी चीप। ओके। सो ये जो रेशोज होते हैं, इन रेशोज से यू कैन जनरेट अ जनरेशनल वेल्थ। यू कैन एक्चुअली गेट एजुकेटेड कि यार मैं जो खरीद रहा हूँ उसकी लिटरली वेल्थ क्या है, मतलब उसकी औकात क्या है उस चीज़ की, उसकी औकात क्या है बेसिकली। आई नेवर थॉट दिस इज गुड। बट बीच में ना आपने एक बात बोली थी कि 50% अगर तुम कमाना चाहते हो, समथिंग लाइक दिस यू स्पोक अबाउट। एकदम मेरे दिमाग में ना थॉट क्रॉस किया, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ रिस्क है तो इश्क है, नहीं इश्क है तो रिस्क है, समथिंग लाइक दिस। एंड दिस इज समथिंग बाय हर्षद मेहता। रिस्क है तो इश्क है। हाँ। तो ही इज सम पीपल ही लुक एट हिम एज अ गॉड ऑफ द स्टॉक मार्केट। गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट इज इक्वल टू हर्षद मेहता। बट आपको लिटरली लगा उसने स्कैम किया था? मुझे लगा ही जस्ट टुक एन एडवांटेज। हाँ, एडवांटेज लिया, पर अगेन इमोशंस का। ठीक है, उसने क्या करा, बहुत सिंपल तरीके से, आप मतलब बहुत सिंपल तरीके से अगर इसको समझो तो उसने स्टॉक्स को पंप करा। पंप बोलते हैं इसे, मतलब स्टॉक्स को अननेसेसरी, जब भी हम किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर देंगे तो उसके प्राइजेस अप हो जाएंगे। ओके। उस डिमांड को ज़्यादा करने के लिए उसने बैंक्स की जो रिसिप्ट्स थी, उसका बैंक्स का लोन का पैसा स्टॉक्स में डालना शुरू कर दिया। जैसे ही उसको डालना शुरू करा, प्राइजेस बढ़ने शुरू हो गए। अब अगर अवेयर इन्वेस्टर को, जो भी यहाँ पे अवेयर इन्वेस्टर थे, जो कि ये देख पा रहे थे कि भाई ये जो इसका प्राइस बढ़ रहा है
और ये जो कंपनी कमा रही है क्या इसकी अर्निंग से इसका प्राइस मैच कर रहा है? नहीं नहीं कर रहा, राइट। तो उन्होंने नहीं लिए, वो लोग बच गए। और जिन लोगों ने देखा कि भाई रैली आ रही है, कूद जाओ, तो अल्टीमेटली दे वर द लूजर्स। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की वैल्यू पता है कि जो मैं लेने जा रहा हूँ उसकी सही वैल्यू क्या है, तो इन स्कैम से बचा जा सकता है। नहीं तो ये हर्षद मेहता का स्कैम था, इसके बाद भी बहुत स्कैम्स हुए हैं जो कि शायद इतने बड़े लेवल पे नहीं हुए और जो आज भी चल रहे हैं और जो चलेंगे जब तक आपके पास वो ग्रीड का फैक्टर है। अगर आपको पता है कि मेरी जो मैं लेने जा रहा हूँ उसकी असली में औकात क्या है, क्या वो उस औकात के बेसिस पे मैं पैसा उसको दे रहा हूँ, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हो। नहीं तो यू हैव नो चॉइस, आपको पैसा डुबाना ही है। लक्ष्य, गिव मी 3 पॉइंटर्स जो एक हर ट्रेडर को स्टॉक मार्केट में ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहला होगा ट्रेडिंग प्लान। ओके। अगर आप सच में स्टॉक मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर सोच रहे हो अपने आप को, तो आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। आप ऐसी स्क्रीन पे नहीं बैठ सकते कि यार फलाना स्टॉक अच्छा लग रहा है, इसकी प्राइस ये जा रही है तो मैं इसको बाय कर लेता हूँ, और कितने लेवल से बाय करूँगा नहीं पता कुछ भी, बस पसंद आ रहा है, नंबर्स बढ़िया लग रहे हैं, कर लिया। जब तक आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान नहीं होगा, यू आर डूइंग सुसाइड इन दिस मार्केट। ट्रेडिंग प्लान में आपकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले आपका पर ट्रेड का आप कितना कैपिटल लगाओगे, आपके पास टोटल कैपिटल का आप एक ट्रेड पे कितना पैसा लगाना चाहते हो, दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आप पर ट्रेड पे कितना मैक्सिमम लॉस देखना चाहते हो, ठीक है। थर्ड, आप कितना मैक्सिमम प्रॉफिट्स देखना चाहते हो, दैट कैन गिव यू दी एंट्री पॉइंट्स एंड एग्जिट पॉइंट्स। और ये हो गया आपका पर ट्रेड का, और इसी के बेसिस पे आप पर डे का आप कितना मैक्सिमम लॉस झेलोगे, पर डे का आप कितना मैक्सिमम प्रॉफिट लोगे, ठीक है। सेकेंड चीज़ इससे निकल के आती है डिसिप्लिन। ओके। ये जो आपने ट्रेड प्लान बना लिया है, क्या ये खाली पेपर्स पे है? क्या आप इसको फॉलो कर पा रहे हो? आपने क्या इसका हैंड आउट अपने वर्किंग स्टेशन पे लगाया है? नहीं लगाया तो वो आपको लगाना है, ठीक है। अगर ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं कर पा रहे, डिसिप्लिन नहीं है, तो मार्केट अगेन गोइंग टू सक यू। ओके। थर्ड इज कंट्रोल। या तो आपको खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, जो कि जनरली ट्रेडर्स को नहीं होता। आप अगर खुद के पैसे पे ट्रेड कर रहे हो तो आप कहते हो यार मेरा ही तो पैसा है, मैं चाहे इस पैसे में आग लगाऊं, कुछ भी करूं, ठीक है भाई। आपने सोचा कि मैं 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड करता हूं और 2000 का मेरा मैक्सिमम लॉस होगा पर डे का, और 2000 वो ब्रीच भी हो गया, पर आप अभी तक ट्रेडिंग बंद नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे? आपको ये कहीं ना कहीं है कि यार मेरा ही पैसा है, ठीक है, और ठीक है 2000 का 3000 हो गया, तो कंट्रोल नहीं है आपको। तो कंट्रोल या तो खुद से लाओ, या फिर ऐसी जगह पे जाओ जो आपको कंट्रोल कर सके, जो आपका रिस्क मैनेज कर सके। ओके। ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करो, ऐसी डेस्क पे जाओ जो कि ये सारे पैरामीटर्स को आपको इन्फोर्स करा सके। आपने अगर उस डेस्क को बोल दिया कि मेरा आज का रिस्क 2000 है, तो 2000 पे आपके वो सौदे काट देगा, ठीक है। देयर विल बी नो इफ एंड बट्स। तो अगर उस तरह का कंट्रोल या तो खुद से पैदा करो, या ऐसी प्रोफेशनल डेस्क पे जाओ जो कि इस तरह का कंट्रोल आपके अंदर ला सके। अगर आपको कंपेयर करना हो पूरे वर्ल्ड में इंडिया को डिफरेंट कंट्रीज के साथ, वेयर डू वी स्टैंड इन ट्रेडिंग और कॉल इट इंटरेक्शन विद द स्टॉक मार्केट? सो अगर कंपेयर करेंगे तो कंपेयर मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ ही करें, ट्रू, ठीक है। यूएस के साथ करेंगे, यूके के साथ करेंगे, और चाइना हालांकि इज़ नॉट अ डेवलप्ड बट इट्स अ वेरी बिग, इट्स सो वहाँ पे अराउंड मोर देन 50% लोगों के पास डीमेट अकाउंट्स होते हैं। दे नो कि प्रैक्टिस की वैल्यू क्या होती है। बट इंडिया में अगर मैं ये नंबर देखूं तो अभी रिसेंटली नंबर्स आए थे, अराउंड 20 करोड़ के आसपास हमारे डीमेट्स हुए हैं, जो भी इस कोविड में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। ओके। क्योंकि कोविड में लोगों को लगा कि यार ये सबसे बढ़िया चीज़ है, अपना मोबाइल उठाओ या स्क्रीन उठाओ और काम करने लगो, पैसा आने लगेगा।
तो अभी भी आप देखो कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से 20 करोड़ डीमैट है अराउंड, और उसमें से भी एक्टिव कितने, एक्टिव पूरे नहीं है, क्योंकि स्पेशली डीमैट खुले कब हैं, जब आईपीओ का क्रेज लोगों में आया, ठीक है। तो आप ये देखो कितना बड़ा स्किल का गैप है, कितना बड़ा गैप है इंडिया में। 140 करोड़ लोग और 20 करोड़ डीमैट अकाउंट जो कि पूरी तरह से ऑपरेटिव भी नहीं है, और सेबी का डेटा कहता है कि 90% ट्रेडर्स आर लूजर्स विदाउट स्किल। Call it without skill, call it greed, call it anything. You have like lot of uncatered market. That is the uncatered market, and there is no organized player. What is ICFM's moat कि अगर कोई और कंपनी उठ रही है and they copy you exact it is, how much time would it take? And what makes you different? Copy कर रही हैं, I say कि copy कर रही हैं। अच्छा, they are existing, ठीक है। क्योंकि ये जो इंटर्नशिप्स वाले प्रोग्राम हैं और ये जो प्रो ट्रेडर्स टर्म है, दैट इज़ ऑल मोटेड बाय ICFM। ओके। तो लोगों को, इनफैक्ट मैं अगर हमारे पास्ट एम्प्लॉयज़ की बात करूं, सो लगता है ना कि यार इंस्टीट्यूट खोल लो, कमाई है, बच्चे आएंगे, पैसा देंगे, पैसा होगा पढ़ाने के लिए, सब जगह पैसा ही पैसा होगा। इतना इजी नहीं होता, ठीक है। यू हैव टू बिल्ड अ टीम। आपको एक सबसे पहले तो टीम के साथ यू हैव टू बी सच काइंड ऑफ फाउंडर्स जो कि पैशनेट हो। दे कैन रन द बिजनेस इन लॉसेस, दे कैन सर्वाइव इन लॉसेस। तुम्हें सिर्फ जिंदा रहना है, ठीक है। एंड कोविड के टाइम में बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, ठीक है, बट वी सर्वाइव्ड, क्योंकि वो पैशन था, वो जुनून था, ठीक है। सो इस इंडस्ट्री की बेसिकली गेस्टेशन पीरियड काफ़ी है। ऐसा नहीं होगा कि आप आए और राइट फ्रॉम फर्स्ट मंथ 2 months आप प्रॉफिटेबल हो गए। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, और अगर वो पेशेंस नहीं है तो यू विल बी लॉस्ट फॉर एवर। लेकिन मुझे एक चीज़, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव यू, जस्ट गिव मी एन आर्बिट्ररी नंबर, कितने ग्रेजुएट हो गए हैं स्टूडेंट्स आज तक ऐसे? मोर देन 10,000 प्लस। 10,000 बच्चा, दैट्स गुड। मतलब आज के टाइम में एटलीस्ट इन दिल्ली NCR, इफ यू गो इन एनी prop firms, if you go in any prop desk and call की ICFM, you will find some students working over there. That's good. That is good. Just asking out of curiosity कि whatever it is a bootstrap, right? Did you guys touch the break even abhi tak? Yes. You guys, when was the year? Last year 2023. Yeah. ठीक है, now you guys are like into profits? Yes, we are into profits right now. Any VCs watching, guys, please contact. Yes, but that is after a lot of struggle. That is after the challenges. See, the biggest challenge we faced कि क्योंकि स्टॉक मार्केट एजुकेशन इज़ नॉट अ फॉर्मल सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट नहीं कह रही कि यार स्टॉक मार्केट में आपको जाना है तो यू नीड फलाना डिग्री। एग्जैक्टली, ठीक है। आपको CA बनना है, आपको CS बनना है, तो देयर इज़ अ रेगुलेशन, वो एक फॉर्मल बना हुआ है, वो एक प्रोसेस बना हुआ है। सो या आपको कोई डिग्री लेनी है तो भाई MBA की डिग्री लेनी है तो यू हैव टू गो टू अ कॉलेज। ये सबको पता है कि MBA BBA इज़ व्हाट दीज थिंग्स आर। और बाकी इंस्टीट्यूट्स का काम होता है कि दे हैव टू कन्वेंस यू कि भाई यहीं से क्यों करना है। दैट इज़ द मेन थिंग। बट वी हैव टू डू कि भाई यहीं से क्यों करना है और यही क्यों करना है। भाई स्टॉक मार्केट में एजुकेशन है, ये भी हम लोग बता रहे हैं, और स्टॉक मार्केट में एजुकेशन यहाँ से क्यों लेनी है, ये भी हम बता रहे हैं। सो दैट इज़ दी डबल थिंग्स वी हैव टू मैनेज, और उसी वजह से हम लोगों को अपनी टीम उस विज़न के साथ करनी होती है जो कि इस विज़न को सपोर्ट करे। अब टेक एन एग्जांपल ऑफ अ नॉर्मल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे एक जो इंस्टीट्यूट है वही डिस्टर्बेंस, एक पर्सन है, वही उस इंस्टीट्यूट का फेस है, वही उस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी है, वही उस इंस्टीट्यूट का मार्केटिंग पर्सन है, ही इज़ द सोल पर्सन। बट
ICFM में हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स को सेग्रीगेट किया. फर्स्ट टाइम इट हैपेंड इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन, जहाँ पे हम लोग पूल ऑफ फैकल्टीज़ के साथ काम करते हैं. वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सिंगल फैकल्टी. एक फैकल्टीज़ का पूरा ग्रुप होता है, एंड दैट इज़ दोज आर नॉट जस्ट फैकल्टीज़, दोज आर दी ट्रेडर्स ऑल्सो. ओके, सो वो ट्रेडर्स भी होते हैं, दोज आर दी फैकल्टीज़ ऑल्सो. दोज आर लाइक रियल ग्राउंड पीपल. यस. फैकल्टीज़ के साथ साथ हम लोगों की एक टीम होती है एकेड टीम, जो कि स्टूडेंट्स के ग्रीवेंसेस को हैंडल करती है. कि भाई फलाना फैकल्टी से मुझे चीज़ें नहीं समझ आ रही तो सेकंड फैकल्टी कर दो, या कोई टॉपिक रिवाइज करना है. सो वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ एकेड टीम फॉर दैट. वी हैव अ मार्केटिंग टीम जो कि हमारे मैसेजेस को आगे देती है, वेबसाइट्स डेवलपमेंट्स एंड ऑल. वी हैव अ काउंसलिंग टीम जो कि बच्चे की क्वेरीज होती हैं इनिशियल लेवल पे कि किस तरह के उसे राइट कोर्सेज में उसको सिलेक्शन करने के लिए हेल्प करती है. वी हैव अ HR फाइनेंस टीम जो कि एक रेगुलर कंपनीज में होते हैं. सो द मेन ब्यूटी इज़ वी हैव सेग्रीगेटेड द रोल्स ऑफ एवरी डिपार्टमेंट्स. सो उससे हम लोग क्वालिटी पे फोकस कर पाए. अब एक ही बंदा या दो ही बंदे अगर सब कुछ करेंगे, यू कैन नॉट फोकस ऑन द क्वालिटी. उससे हम लोग क्वालिटी पे, उससे हम लोग इनोवेशंस पे, उस चीज़ पे हम लोगों को फोकस करने पे हेल्प मिली. ओके, क्योंकि देयर इज़ अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक थिंग्स. सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन करना ईजी हो जाता है. ओके. एंड वुड यू गाइज बी, आई मीन रेजिंग फंड्स नाउ, सो हैव यू गिवन अ थॉट कि आप शार्क टैंक इस जगहों पे जाओगे? Yes. We are into process कि VCs को, क्योंकि ultimately it's about business. So if we are running a business that is profitable, that is unique, and that is in demand. So for scale up, for pan India expansion, we are looking for the VCs networks who can help us grow on a pan India basis, who can help us spread this message that for stock markets आपको प्रैक्टिस की तरफ जाना है rather than tips. क्या इंडिया की स्टॉक मार्केट इंडिया की इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है? डेफिनेटली. कैसे रिफ्लेक्ट करता है? थ्रू इंडेक्सेस. ओके. स्टॉक मार्केट्स में जो इंडेक्सेस हैं, उन इंडेक्सेस में हर सेक्टर्स के जाइंट्स का कॉम्पोजिशन होता है वो इंडेक्स. अभी रिसेंटली निफ्टी की मैं बात करूं तो 2 स्टॉक्स उसमें आएंगे, मैक्स हेल्थ केयर और एक स्टॉक और है इंटरग्लोब एविएशंस. सो जो इंडस्ट्री बूम पे होती है और जो इंडस्ट्री थोड़ा सा डाउन होने लगती है, उस इंडस्ट्री को उस सेक्टर्स में इंक्लूड करा जाता है, उस इंडेक्स में इंक्लूड करा जाता है. तो दिस यू कैन गेट एन आइडिया कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है थ्रू वॉचिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द इंडेक्सेस. व्हाट इज द ट्रिक टू फाइंड गुड स्टॉक्स कि इस कंपनी के स्टॉक्स बेस्ट है? सबसे पहले तो क्या कंपनी का बिजनेस समझ आ रहा है, कंपनी किस चीज़ में है ये समझ पा रहे हो, तो सबसे पहला तो ये स्टेप कि कंपनी अल्टीमेटली क्या उस बिज़नेस में है और उस बिज़नेस से क्या आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो. जैसे सबसे सिंपल चीज़, अगर FMCG का आप स्टॉक ले रहे हो, जैसे कोलगेट या ITC वगैरह, ये सारी FMCGs हैं. ITC का मेजॉरिटी है टबैको प्रोडक्ट्स. तो क्या उस इंडस्ट्री से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो? देन ओके. सेकेंड थिंग, वो आपको किस प्राइसिंग पे मिल रहा है. अगर वो प्राइसिंग पे कम मिल रहा है, प्राइसिंग इन द सेंस आप रेशोज़ देखो, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशोज, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो. अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का रेशो एवरेज से कम है तो वो सस्ता है, अगर इंडस्ट्री के एवरेज से ज़्यादा है तो महंगा है. तो महंगा है तो क्यों महंगा है, और सस्ता है तो क्या सस्ता है तो सच में सस्ता है. इस चीज़ को अगर एनालाइज कर पा रहे हो तो घुस जाओ, वरना अवॉइड इट. गिव मी अ स्टार्टर्स टिप इफ आई हैव जस्ट 10,000 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है. 10,000 रुपये से आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिसमें 10,000 रुपये से 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दोगे, खाली 10,000 रुपये से. ओके. एक चीज़ होती है बाज़ार में ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. तो निफ्टी 50 कंपनियों का इंडेक्स होता है,
50 कंपनीज़ का एक तरह से वेटेड एवरेज वो डिनोट करता है। तो 50 कंपनीज़ के प्राइजेज़ में जो चेंज आएगा वही ऑन एन एवरेज निफ्टी में भी चेंज आएगा। तो निफ्टी का ही एक ETFs होते हैं, बहुत सारे ETFs हैं, आप सर्च करोगे निफ्टी के, जो मैं पॉपुलर ETFs का नाम लूँ, निफ्टी 20 है, और भी बहुत सारे हैं, आई एम नॉट स्पेसिफिकली, मैं किसी का नाम नहीं बोलूँगा। तो अगर आप इस ETFs में इन्वेस्ट कर दोगे तो प्रैक्टिकली यू आर टेकिंग एक्सपोजर ऑफ 50 कंपनीज, जो कि निफ्टी की टॉप कंपनीज है, जो कि देश की टॉप कंपनीज है। तो 10,000 अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो एज अ बिगनर, और आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा है, यू कैन चूज एनी ETFs, निफ्टी ETFs। लक्ष्य, क्या आपको लगता है कि आगे रखे AI वुड रिप्लेस द ह्यूमंस इन इन्वेस्टिंग? देखिए, ये बात जो एम्प्लॉयमेंट की है, इन्वेस्टिंग की है, इसको हम अगर बैक जाके समझें थोड़ा, तो पहले के टाइम में ट्रेडिंग हुआ करती थी रिंग में, बोलियां लगा करती थी, इसको आउटक्राई सिस्टम बोलते थे। जब स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं हुआ करती थी, आजकल जो मोबाइल में और कंप्यूटर्स पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, उससे पहले बोलियां लगती थी, जो कि हम लोगों ने बहुत मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा। तो उस टाइम जब स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस हुई तो भी यही सवाल उठते थे कि अब जो ये मैनुअल लोग हैं, इन लोगों का क्या होगा, क्या इनकी नौकरियां चली जाएंगी, या ये जो स्क्रीन है इन लोगों को रिप्लेस कर देगी। पर उस ज़माने में भी यही चीज़ हुई, जिन लोगों ने अपने स्किल अपग्रेड करे उन लोगों को उससे बहुत फ़ायदा हुआ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग के आने से, जो कि फ़िज़िकल ट्रेडिंग के बहुत सारे जो चक्कर थे वो सब ख़त्म हो गए, और अल्टीमेटली बाज़ार ग्रो हुआ। सेकेंड रेवोल्यूशन अब हो रहा है, जो कि AI और एल्गोस का है। तो सेम क्वेश्चंस अब भी सामने आ रहे हैं कि क्या स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टिंग में ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया वो इसको एज अ टूल बना के आगे बढ़ सकते हैं, जिन लोगों को अपने स्किल्स में अपग्रेड नहीं कर रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे इस रेस में। तो स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए आपको एल्गोस और AIs इनकी नॉलेज होना आज के टाइम में ज़रूरी हो गया। अब पर ये नहीं होगा कि अगर आपको इनकी नॉलेज है तो आप पूरी तरह से ह्यूमंस को रिप्लेस कर दोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही को इनको एज अ टूल बना के आगे बढ़ना होगा। हाउ डज फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉरेन मार्केट्स अफेक्ट इंडियन मार्केट्स? इंडिया का मार्केट अभी भी US या डेवलप्ड मार्केट्स के वॉल्यूम्स के हिसाब से छोटा है। तो जो बड़ी कंट्रीज़ के बड़े इन्वेस्टर्स हैं और ट्रेडर्स हैं वो दम रखते हैं इंडियन मार्केट्स को हिलाने का, जो कि रिसेंटली जेन स्ट्रीट के इंसिडेंट पे भी हुआ, जिसने अराउंड 4,000 करोड़ मार्केट से निकाल लिए ट्रेडिंग, F&O ट्रेडिंग के भरोसे। तो हमारा मार्केट अभी डेवलपिंग स्टेज में है, और इसीलिए सेबी हर रोज़ रेगुलेशंस ला रहा है। तो जब तक वो एक मैच्योर्ड स्टेज में नहीं जाएगा, ये जो हिचअप्स हैं ये हम लोग देखेंगे, आने वाले टाइम में भी हम लोग देखेंगे, पर इससे चीज़ें मैच्योर होंगी, ये बाज़ार के लिए ज़रूरी है, ये जो भी स्टेप्स अब लिए जा रहे हैं। हाँ, पर दम रखते हैं, आज के टाइम में हर बाज़ार एक इंटरकनेक्टेड है। गोली तोप अगर कहीं चलेगी तो उसका असर कहीं होगा, ऑल मार्केट्स आर इंटरकनेक्टेड। हाँ, लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स भी एक पूरे बाज़ार को हिलाने का भी दम रखते हैं, ये भी चीज़ समझने वाली है। Okay. I think with this we come to an end of our podcast. Or is there anything you want to say to the camera or to the people watching, जो traders हैं, non-traders हैं, very general audience, what would be your last message? एक message you through this podcast you want to give? देखिए निखिल जी, मेरा तो मैसेज यही होगा कि चीज़ों को सिंपल रखो। ठीक है, जो चीज़ समझ में आ रही है उस चीज़ में आप जाओ, नहीं समझ में आ रही तो बेकार के पंगे मत लो। चीज़ें समझने का टाइम है आपके पास तो समझो, और नहीं तो अपनी लाइफ को और इन्वेस्टिंग को और ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे। ट्रेडिंग में भी हम लोग कहते हैं कि स्पेशली ऑप्शंस में एक प्लेन वनीला स्ट्रेटजीज होती हैं, स्ट्रेडल और स्ट्राइंगल, जिनको बोला जाता है मदर ऑफ ऑल स्ट्रेटजीज। तो अगर स्ट्रेडल स्ट्राइंगल स्ट्रेटजीज को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हो, बेसिक्स को अगर आप समझ पा रहे हो, तो आप एडवांस कितना भी चले जाओ, बेसिक से ही सब कुछ निकलेगा। तो बेसिक्स को क्लियर रखना, सिंपल रखना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को सिंपल रखो, जितना सिंपल रखोगे उतना ग्रो कर पाओगे, वरना तो लालच का शिकार बनोगे। Okay.
Alright, guys, with this, I'm gonna end this podcast. And my name is Nikhil. I had Lakshya with me. If you have liked it, what you gotta do is you gotta hit that like button. और कोई भी queries है, you wanna connect or you have any questions, I'm gonna leave a link in the description box to his email address as well as other information. आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं. I'm gonna see you in the next episode. Adios, ladies and gentlemen. जनहित में जारी.